Good morning, class. How are you? Okay, today we are going to start with our topic electrical generator. Electrical generator, based on the phenomenon of electromagnetic induction. The experiments studied about generate induced current, which is usually very small. This principle is also employed to produce the larger currents for use in homes and industries. In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce the electricity. अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो तो आपको पता ही है ना कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर जो है या तो करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे, मोशन करवाएंगे, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रोटेट करेंगे। तो एक फोर्स जनरेट होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओके, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन द फिगर 13.9। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, राइट। अब है क्या उसमें consist of a rotating rectangular coil A B C D। अभी देखो एक लंबा सा वायर है कोई, राइट, उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है तो एक क्लोज्ड कॉइल जैसा हो गया। तो रेक्टेंगुलर है तो 4 उसकी साइड्स होगी, है ना। तो ए बी हमारा एक आर्म हो गया जो करंट उसमें से जाएगा, फिर करंट मुड़ेगा बी सी और सी डी से करंट सीधा जाएगा। तो देखो ये करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, ये करंट जो है वो डायरेक्शन उसका नीचे है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम करंट चालू करेंगे तो ए जो है वो बी की साइड पहुंच जाएगा और बी ए की जगह आ जाएगा। अब होता क्या है कि ए बी का करंट ऊपर जा रहा था, सी डी का नीचे आ रहा था, राइट। जैसे ही करंट शुरू हुआ दोनों की जगह चेंज हो गई, राइट। अब सी डी यहाँ से नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ हाफ सर्कल पे अटक जाएगा। अंडरस्टूड। अब हमने पढ़ा था कम्यूटेटर एक हाफ रिंग जैसा होता है, वो क्या करता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने का काम करता है, राइट। तो पहले ये ए बी था, ये सी डी था, राइट, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, राइट। अब जैसे ही करंट चालू होगा तो हाफ सर्कल पे दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, राइट। अभी ये ए बी हो गया जो सी डी था वो, और सी डी था वो ए बी हो गया। तो सी डी तो नीचे आ रहा था लेकिन ये ऊपर जा रहा है, और ए बी ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा है हाफ सर्कल पे। तो जैसे ही कम्यूटेटर का काम है, जैसे ही हाफ सर्कल होगी तो दोनों का डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जैसे ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर ये हाफ घूमेगा, राइट। तो पहला हाफ और ये हाफ, एक टर्न पूरा हो गया ना, राइट। जैसे ही टर्न पूरा होगा तो कम्यूटेटर डायरेक्शन चेंज कर देगा वापस, राइट। तो ये हाफ टर्न का जो है ये बार बार डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और ये कॉइल जो है वो कंटिन्यूसली अंदर घूमती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में। Placed between the two poles of a permanent magnet, the two ends of this coil are connected to the two rings R1 and R2। इलेक्ट्रिकल मोटर में एक ही थी, इसमें दो है, R1 and R2 respectively। The inner side of these rings are made insulated। तो ये रिंग की अंदर की साइड का जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, उसमें से करंट पास नहीं होता है, ओके।
द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस, यहाँ पर दो ब्रश हैं B1 एंड B2, आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2 respectively. The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle. एक्सेल क्या होता है? एक लंबा रॉड होता है जो गोल गोल घूम सकता है, राइट? The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने कुछ छकड़े देखे होंगे, है ना? बाकी सब जो छकड़े होते हैं ना वो चाबी से, स्विच देने से चालू होते हैं। कुछ छकड़े ऐसे आते थे, राउंड उसके अंदर एक कॉइल होती है, उसके ऊपर वो डोरी लपेटता है, 2 या 3 टर्न डोरी के लपेटेगा और फिर डोरी को खींचेगा, राइट? वो डोरी खींचता है तो क्या होता है, हमने तो राउंड लगा रखा था डोरी का, तो जैसे ही हम खींचेंगे तो वो राउंड घूमेगा, है ना? जैसे ही वो राउंड घूमेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करेगा और वो छकड़ा चालू हो जाता है, फिर वो चलाता है छकड़े को। तो वो स्विच से नहीं होता है, डोरी खींचते हैं ना, तो वो डोरी जिसके ऊपर खींचते हैं ना वो एक एक्सल के साथ लगा हुआ होता है और वही कोयल वहाँ आजू बाजू में लगी हुई होती है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल स्पार्क को। The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. तो जैसे ही हमने वो बाहर खींचा रोड को, एक्सेल को, तो एक्सेल के एक साइड में जो है आगे की साइड, सपोज ये हमारा एक्सेल है, ओके, यहाँ पर जो है वो कॉइल लगी पड़ी है ना, वायर्स की, राइट? अब इसके आजू बाजू में मैग्नेट रखे हुए हैं मैंने, नॉर्थ और ये साउथ, राइट? अभी बाहर से यहाँ पर मैं डोरी लपेटूंगा और जोर से खींचूंगा तो क्या होगा, स्पीड में ये ऐसे घूमेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? और ये कॉइल है वायर वाली, राइट? तो जैसे ये स्पीड में घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्योंकि नॉर्थ साउथ उसका जो है वो इसको स्पार्क ये कॉइल जो है ना उसको ऊपर नीचे टर्न की वजह से फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होगा, ऐसे, राइट? Magnetic field, the outer ends of the two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in the given external circuit. और ब्रशेस का दो कनेक्शन जो है वो एक गैल्वेनोमीटर, जैसे कैसे हमको पता कैसे चलेगा इसमें से करंट आ रहा है, तो हम टेस्टर लाता है डिसमिस जैसा एक स्क्रू ड्राइवर जैसा छोटा सा आता है, वो ऐसे ही डालेंगे तो इसमें बल्ब जलेगा, तो हम पता चलता है कि यहाँ करंट पास हो रहा है ना? तो गैल्वेनोमीटर सेम यही काम करेगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर के दो वायर्स टच करेंगे तो करंट अगर जा रहा होगा तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर करंट पास नहीं हो रहा होगा तो वो कोई करंट मूवमेंट नहीं दिखाएगा मीटर में, ओके? When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and the arms CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet. Now let us say that the coil ABCD is rotated clockwise in the arrangement shown in the figure 13.9. By applying the Fleming's right hand rule, the induced current are set up in the arms along the direction of AB and CD. Thus, an induced current flows in the direction A, B, C, D. If there are large number of turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a larger current through the coil. This means that the current in the external circuit flows from B to P1. After half a rotation, arm CD starts moving up and AB moving down. As a result, the direction of the induced current in both the arms change, giving rise to the net induced current in the direction DCBA. The current in the external circuit now flows from B1 to B2. Thus, after every half rotation,
the polarity of the current so after half a rotation, arm CD starts moving up and AB starts moving down. As a result, the direction of the induced current in both the arms change, giving rise to the net induced current in the direction of DCB. अभी उल्टा हो जाएगा. Okay. The current in the external circuit now flows from B1 to B2. जो पहले फ्लो हो रहा था B2 में से B1 में. Thus, after every half rotation, the polarity of the current in the respective arms change. तो जैसे ही मैंने अभी समझाया कि जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. आपको पता है ना, इलेक्ट्रिकल वायर में एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जिसकी उसकी पोलैरिटी बोली जाती है ना. तो जैसे ही हाफ सर्कल होगा तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा. Such a current which changes the direction after equal intervals of time is called an alternating current. एब्रीवेसिव होता है AC. अभी इस तरह का जो करंट होता है, जो ऑल्टरनेटिव करंट, हर हाफ सर्कल के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है. तो हमारे घर में जो करंट आता है वो AC करंट होता है ना. और हमारे मोबाइल में बैटरी होती है, उसमें से भी बल्ब चलता है, मोबाइल चलता है, तो उसके अंदर भी करंट होता है, लेकिन उसको आप टच करोगे तो आपको शॉर्ट नहीं लगेगा. जो सेल होता है हमारे टॉर्च में, उससे भी बल्ब जलता है, छोटी मोटर चलानी है तो चलती है ना, तो उसको टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर DC होता है ना. DC मतलब ड्राई करंट होता है, ऑल्टरनेटिव करंट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है उसमें से. दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन AC जनरेटर. तो अभी जो हमने देखा वो है ऑल्टरनेटिव करंट यानी कि AC जनरेटर. टू गेट द डायरेक्ट करंट DC which does not change its direction with time, जो हाफ सर्कल में वो चेंज नहीं होगा उसका डायरेक्शन, उसको DC बोलेंगे. स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड. तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, स्प्लिट टाइप. जैसे ये रिंग है हमारी, राइट, अगर यहाँ से खोल दी, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से खोल दी तो स्प्लिट रिंग हो गई. आधी रिंग ये और आधी रिंग ये. देखो ये कंटिन्यूसली रिंग है, राइट. अभी जब हम उसको थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो ये स्प्लिट रिंग हो जाएगी, आधी रिंग ये और आधी रिंग ये, राइट. With this arrangement, one brush is at all the times in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. अब पहले जो हमने क्या रखा था, राइट, दोनों स्प्लिट रिंग एक बाजू ही थी, राइट. यहाँ पर हमने दो स्प्लिट रिंग की है. अभी दो स्प्लिट रिंग में से मतलब एक जो है, एक स्प्लिट रिंग जो है वो जो करंट ऊपर जाता है हमेशा उसी के साथ कनेक्टेड रहेगी. दूसरी स्प्लिट रिंग जो है वो हमेशा जो करंट नीचे की साइड में जाता है उसके साथ कनेक्टेड रहेगी. We have seen the working of a split ring commutator in case of electrical motor. Thus, a unidirectional current is produced. The generator is thus called a DC generator. The difference between direct and alternative current is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternative current reverses its direction periodically. तो हर पीरियोडिक टाइम में उसका पोलैरिटी चेंज होता जाता है. मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दिस डेज प्रोड्यूस AC. आजकल जितने भी पावर जनरेशन्स हमारे घर में, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है, कहीं पर पानी स्टोर किया जाता है ना, वहाँ से वो लोग रिलीज़ करते हैं तो हमारे घर में आता है. उसी तरह हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कहाँ से आती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती होगी,
फिर कहीं ना कहीं स्टोर होती होगी, और जहाँ से स्टोर होती है वहाँ से हमारे घर पर आती है। तो जहाँ पर भी पावर स्टेशंस हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो वो सारे के सारे जनरेटर जो होते हैं वो एसी होते हैं। इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। एक सेकेंड का, अब देखो 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती है, 60 सेकेंड होती है ना। अभी जब हम लोग स्टॉप वॉच या कोई गेम पार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड की भी नैनो सेकंड लेते हैं, यानी कि 10th पार्ट, एक सेकंड का 10th पार्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड का 100 पार्ट। समझो एक सेकंड कितनी होती है, मैंने बोला एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मतलब अभी हो जाती है ना। तो उसको भी हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रुमाल है ना, समझाता हूँ मैं आपको। ये एक रुमाल है, राइट। इसके अंदर आपको मैं बोलूँगा ये एक पर्टिकुलर पूरा रुमाल, लेकिन इस रुमाल को भी अगर देखो ये छोटे छोटे चेक्स हैं बने हुए हैं, है ना। तो ये सपोज़ एक पूरा एक सेकेंड है, लेकिन ऐसे इस रुमाल के अंदर मैंने 100 ऐसे चेक्स बना डाले, है ना। तो अगर मैं ये रुमाल इतना काट के किसी को दूँ, बोलो ये मेरा रुमाल है, हाँ ये तुम्हारा रुमाल है, लेकिन कौन सा पार्ट है, एक रुमाल का 100वां भाग है ना। तो उसी तरह एक सेकंड कितनी छोटी होती है, उसके भी हम 100 टुकड़े कर दें, एक सेकंड के 100 टुकड़े कर दे, और वो एक पार्ट में करंट जो है वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। सोचो आप कितना फास्ट होगा। दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज़। ये हम बोलते हैं कि सेकंड के, एक सेकंड के 100वें पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है, चेंज डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है 50 हर्ट्ज़। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज़ दैट इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमारी सेल जो है बैटरी का, वो DC करंट होता है। हमारे बाइक में भी देखो हॉर्न बजता है, स्कूटी में हॉर्न बजता है, तो उसके अंदर भी एक बैटरी होती है, वो ड्राई करंट होता है उसके अंदर, है ना। तो ड्राई करंट के कंपेयर में AC करंट जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि हम करंट को देखो, जैसे ही यहाँ पर ऑन किया AC करंट को, है ना, अगर हमने 2 किलोमीटर दूर लंबा वायर लिया, राइट, 2 किलोमीटर लंबा वायर लिया, तो बल्ब यहाँ से स्विच चालू की तो तुरंत वहाँ ग्लो हो जाएगा। जबकि हम DC करंट, है ना, ड्राई करंट अगर यूज़ करते हैं तो उसका करंट वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम भी लगेगा, राइट, और उसकी लॉस ज़्यादा हो जाएगी रास्ते में करंट की। जबकि AC करंट का लॉस इतना नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेटर फिनिश हुआ। अब आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में, डोमेस्टिक मतलब घर की, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घर में वायर का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू ए मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड द मेन्स। तो मेन स्विच बोलते हैं हम घर में। कभी कुछ इलेक्ट्रिक का काम करना है हमको तो हम क्या करते हैं, मेन स्विच बंद कर देते हैं। तो होता ही है कि पूरे घर में करंट आना बंद हो जाता है, फिर वायर का, पंखे का जो भी काम करना है हम कर लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक बीच में फ्यूज़ भी होता है ना। सपोज़ आप ऐसे ही बैठे हो नहाने, राइट, और मैं ऊपर एक बाल्टी पानी की, ठंडे पानी की बाल्टी धीरे धीरे एक फ्लो से डालूं तो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी बाल्टी एक साथ डाल दूं तो आपके सर के ऊपर आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस अटकेगी तुम्हारी, है ना। तो यही होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में आ गया तो हमारे घर के बल्ब्स हैं, वायर्स हैं, पंखे हैं, वो सब ख़राब हो सकते हैं।
तो उसको बीच में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारे घर में जहाँ से जाती है ना, उन बीच में एक फ्यूज़ लगाया जाता है और एक मेन स्विच लगाया जाता है। तो मेन स्विच का काम होता है कि करंट को आगे जाने ही नहीं देगा, और फ्यूज़ निकाल लो मतलब सर्किट को हमने काट दिया। फ्यूज़ ऐसा होता है, देखो इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही हमने फ्यूज़ निकाल लिया तो ये सर्किट खुल जाएगी, तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। ओके, one of the wire is this supply usually which is red insulated cover is called the wire positive। हमेशा कोई भी आप वायर खोलोगे तो उसके अंदर दो वायर्स निकलेंगे जनरली, एक लाल कलर का जिसको मेन बोलते हैं पॉजिटिव, और एक होता है ब्लैक कलर का नेगेटिव। Another wire which is black insulated is called the neutral wire or the negative. In our country, the potential difference between the two is 220 वोल्ट। तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक करंट आता है वो 220 वोल्ट का आता होता है, राइट। At the meter board in the house, these wires pass into an electricity meter through a main fuse. Through the main switch they are connected to the line wires in the house. These wires supply electricity to separate the circuits within the house। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पूरे घर की वायरिंग जो होती है वो एक जैसी होती है। अगर मेन स्विच बंद कर दिया, राइट, तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। लेकिन कभी कभी तुमको हॉल में लाइट बंद नहीं करनी है। सपोज़ दो रूम है, एक तुम्हारा बेडरूम है, एक तुम्हारा हॉल है। हॉल में अच्छी सी मैच चल रही है, पिक्चर चल रही है, और तुम्हारे बेडरूम में तुमको कुछ काम करना है लाइट का, जिसकी वजह से तुम्हें बंद करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर मेन स्विच बंद करोगे तो टीवी की मैच या फिल्म भी बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, राइट। तो अभी नए तरीके की सिस्टम्स जो आती है मेन स्विच बोर्ड के साथ सर्किट्स होती है, वो क्या अलग अलग किस्म की होती है कि एक स्विच बंद कर दी तो सिर्फ एक ही रूम की लाइट बंद होगी, है ना, उसमें पावर नहीं जाएगा, बाकी पूरे घर में पावर जाएगा। तो जिस घर में आपको काम करना है उसका स्विच बंद कर दो तो उसमें नहीं जाएगा। This wire supply electricity to separate circuits within the house. Often two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliances with higher power ratings such as greasers, air coolers, etc., and the other circuit of 5 ampere current rating for the bulb fans। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी एक ट्यूबलाइट जलाने के लिए जितनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 किलो का बैग में दूँ, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना है, और 1 किलो का बैग दूँ, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना है, तो आपके लिए आसान क्या होगा? 1 किलो का बैग ले जाना। तो ट्यूबलाइट फैन है वो कम करंट में ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा पावर नहीं चाहिए। तो हमारे घर में भी वायरिंग जो होती है ना, वो दो सर्किट अलग अलग किस्म की होती है। अभी जैसे फ्रिज चलाना है, ओवन चलाना है, इलेक्ट्रिकल प्रेस चलानी है, राइट, एसी चलाना है, गीज़र पानी गर्म करने का चलाना है, तो उसको ज़्यादा करंट चाहिए। अभी पतला वायर होगा और ज़्यादा करंट देंगे तो वो गर्म, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हीट एनर्जी भी जुड़ी हुई होती है। तो जितनी ज़्यादा पतले वायर में से ज़्यादा हीट जाएगी तो वायर खुद ही अपने आप जल जाएगा, राइट, और वायर कट हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको वायर भी मोटा दिया जाता है। तो वो मोटा वायर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है कितना वायर जाता है ना। तो मोटा वायर की होती है 15 एम्पियर्स की, और छोटे छोटे बल्ब होते हैं हमारे घर में पंखे के, यानी वो उसमें सिर्फ 5 एम्पियर का करंट ही चाहिए, तो उसके वायर पतले होंगे, उसमें जो कनेक्शन होगा ना वो, राइट। तो इस तरह से हमारे घर में दो सर्किट लगी हुई होती है। The earth wire which has insulated of green color is usually connected to a metal plate deep into the earth near the house। अभी तीसरा एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर, जिसका ग्रीन कलर होता है, और उसके आजू बाजू में एक मेटल प्लेट लगाई जाती है, और घर के बाहर एक बड़ा सा खड्डा खोद के
उसके अंदर कोयला डाला जाता है, नमक डाला जाता है, फिर वो लोहे की या कॉपर की प्लेट डाली जाती है, फिर उसके ऊपर नमक कोयला डाला जाता है और मिट्टी में ढक दिया जाता है, ताकि हमारे घर में से रिवर्स करंट जो भी होके जाएगा वो ज़मीन में अर्थ में चला जाएगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body, for example, electrical pails, toaster, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। तो हमारे घर में ऐसे कुछ साधन है जिसकी बॉडी जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है ना। तो वो करंट को कभी कभी हम टच करते हैं तो हम बोलते हैं ना इसमें करंट आ रहा है। तो मेटल की बॉडी को अंदर से कोई वायर टच हो जाएगा तो वो भी पूरी इंड्यूस्ड हो जाएगी करंट से और हमको शॉक लग सकता है। तो ये ना हो, सेफ्टी मेजर के लिए एक तीसरा वायर होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। तो वो वायर जो होता है वो पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है। मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। Thus, it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, and the user may not get the severe electrical shock. तो होता क्या है कि जो ये हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट डायग्राम ड्रॉ की गई है। तो ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो मेटालिक बॉडी जैसे टोस्टर है, क्या बोलते हैं, प्रेस है, इस तरह की मेटल की बॉडी में से करंट जो नीचे जा रहा होता है वो अर्थिंग में चला जाता है। कभी आप टच करोगे तो हल्की सी गुदगुदी जैसे आपको करंट लगेगा, ज़्यादा करंट नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ दिस अर्थिंग। अगर अर्थिंग वायर प्रॉपरली किया हुआ होगा तो हम शॉक से बच सकते हैं, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब भी घर या ऑफिस या दुकान बन रही हो हमारी, तो उसका अर्थिंग प्रॉपरली किया जाना चाहिए। ये डायग्राम है उसका जो आप अच्छे से समझ सकते हो। समझने के लिए देखो यहाँ पर दो वायर जा रहे हैं, एक लाल वायर जा रहा है पॉजिटिव और एक ब्लैक वायर जा रहा है वो है नेगेटिव, राइट। और यहाँ पर से ग्रीन वायर भी एक निकल रहा है, राइट, जो है अर्थ वायर यार। और ये हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग द मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। तो हमारे घर में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा ये इसका डायग्राम है। ओके, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, ये डायग्राम आप समझ लेना। फिगर 13.20 gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and the neutral. Each appliance has a separate switch to on and off the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. अभी connection भी है ना, दो किस्म के आते हैं, एक होता है parallel connection होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन। वो जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. Electrical fuse is an important component of all the domestic circuit. We have already studied the principle and working of a fuse in the previous chapter. A fuse in a circuit prevents the damage to the appliances and the circuit due to overheating, overloading. Overloading can occur when the live wire and the neutral wire comes into direct contact. अभी देखो कभी भी लाइव वायर और नेगेटिव वायर दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, राइट, वरना घर की लाइट चली जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है अपना, राइट। तो कभी भी एक्सीडेंटली दो वायर एक साथ हो जाते हैं तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, इसके लिए होता है फ्यूज़। तो ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से। In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuit. हम बोलते हैं फिर ये क्या हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अब ये काम नहीं आएगा। This use of electrical fuse prevents the electric circuit and the appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. तो
अनड्यू हाई करंट उसमें से फ्लो होने से रोकना है तो फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है ना। The joule heating that takes place in the fuse melts it and break the electric circuit. Overloading can also occur due to an accident hike in the supply voltage. कभी कभी जहाँ से पानी आता है हमारे घर में वो एकदम फोर्स से ज़्यादा फोर्स से आने लगा। देखना कभी कभी आप अपने घर में, हम बोलते भी हैं आज तो पानी आ रहा है लेकिन इतना फोर्स नहीं है पानी में, राइट। और आज तो बहुत फोर्स से आ रहा है, तो पानी में इतना फोर्स नहीं होता है जनरली कि हमारे नल को तोड़ दे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में इतना फोर्स होता है कि ओवर हीट हो जाता है तो हमारी सर्किट जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ओवरलोडिंग ऑल्सो ड्यू टू हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है वो ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो भी ओवरलोड हो जाएगा और हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा, ताकि हमारे घर के सामान जो है बच जाए, है ना। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज caused by connecting too many appliances in a single socket। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही वायर जो है, राइट, ये एक पिन है, राइट, और इस पिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वायर लगा सकते हैं, कभी कभी 3 भी लगा सकते हैं कि भाई कभी कभी हम क्या करते हैं एक ही पिन में 2 वायर डाल देते हैं कि टीवी भी चलता रहे और पंखा भी चलता रहे। तो कभी कभी हम ओवर स्विचेस डाल देते हैं, है ना, कि एक ही वायर में से अगर उसका मोटा रखा है तो ठीक है, लेकिन पतले वायर वाला जो स्विच है उसके अंदर हमने मोबाइल भी चार्जिंग में रखा है, पंखा भी चालू रखा है, टीवी भी चालू रखी है, डीवीडी प्लेयर भी उसी में डाल रखा है, तो सबको करंट तो चाहिए ना। तो 5 एम्पियर ऐसे मिला के टोटल तो 20 एम्पियर उसमें से हम खींच रहे हैं, राइट। तो ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो खींचेंगे तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये भी हो सकता है कि एक ही सिंगल सॉकेट के अंदर हमको ज़्यादा प्लग्स नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश, राइट। कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, वरना स्टडी वेल एंड टेक केयर।